अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे कंसीडरेशन। हम आज एक ओवरऑल इस टॉपिक को देखेंगे कंसीडरेशन की क्या एक्सेप्शंस होंगी, कंसीडरेशन क्या होती है, क्या क्या टाइप्स होती हैं कंसीडरेशन की, और कौन कौन सी अनलॉफुल कंसीडरेशन होती हैं, क्या क्या मतलब ये ओवरऑल एक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें से कंसीडरेशन में से पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ डिफाइन कंसीडरेशन, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, कंसीडरेशन इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ समथिंग इन रिटर्न। मतलब समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में आपको कोई, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं उसमें आपको रिटर्न में जो चीज़ मिल रही है उसको कंसीडरेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ अ रिवॉर्ड एक्सेप्टेड और गिवन इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस। जो भी प्रॉमिस किया गया, ठीक है, उसके रिटर्न में जो भी एक रिवॉर्ड में मिलेगा या एक्सेप्ट किया जाएगा या दिया जाएगा उसको हम कंसीडरेशन कहें। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसीडरेशन के अलावा एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। कंसीडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और थिंग्स। किसी मनी में हो सकता है और थिंग्स में भी, जैसे किसी बंदे ने अगर किसी को मार्कर दिया है या किसी को गाड़ी बेची है तो उसमें वापस में से जो पैसे देगा, ठीक है, रिटर्न में, उसको हम कंसीडरेशन कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ द कंसीडरेशन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन को। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, सबसे पहले किसका, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजी। ठीक है, डिज़ायर ऑफ प्रॉमिस, सबसे पहले किसने डिज़ायर किया, प्रोमिजर ने। द प्रोमिजी, जो प्रोमिजी था जिसके साथ उसने प्रॉमिस किया, और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी हो या कोई और पर्सन हो, हैज़ डन और अब्सटेन स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग। अब सबसे पहले क्या, एज इसके डिज़ायर के ऊपर प्रोमिजी ने या किसी और बंदे ने कोई ऐसा काम किया या उससे रुक गया करने से, ठीक है, और डज, या किया और उससे करने से रुक गया। ठीक है, मतलब ये वही है, डू और प्रॉमिस टू डू और प्रॉमिस टू डूइंग समथिंग सच एन, या वो कोई काम करेगा या वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए अगर वो कोई ऐसा कोई प्रॉमिस करे, और अब्सटेंस टू द प्रॉमिस, ठीक है, और डूइंग समझ, अगर कोई एक्ट करेगा या उससे रुक जाएगा या मतलब कोई क्या, ये ठीक है, ऑफ द पर्सन ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन ऑफ। सब आप समझें इसे। कंसीडरेशन क्या है कि एक प्रॉमिसर ने डिज़ायर किया किससे, प्रॉमिजी से, ठीक है, या किसी और बंदे से। क्या डिज़ायर किया कि यार वो कोई काम करे या उससे रुक जाए, ठीक है, या वो काम करेगा या वो रुक जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई काम है, ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट वो करना था, उसने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा, पर फिर वो, या मैं ऐसा एक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ये एक, अगर इसके रिटर्न में वो जो इसने प्रॉमिस भी दिया वो भी कंसीडरेशन होगी। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल है तो आप इन दो डेफिनेशन में से भी आप कर सकते हैं। कंसीडरेशन इज सम बेनिफिट रिसीव्ड बाय द पार्टी टू गिव्स अ प्रॉमिस और परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। ठीक, कंसीडरेशन क्या है, सम बेनिफिट है जो किसी पार्टी को रिसीव होता है अगर वो भी कोई परफॉर्मेंस करती है, प्रॉमिस को अपने एक्ट करती है। कंसीडरेशन इज सच बेनिफिट विच बिकम्स द रीजन ऑफ क्रिएशन। एक ये रीज़न है, ठीक है, किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब अब एग्जाम्पल अगर हम देखें ना, ए एग्रीज टू सेल हर कार टू बी, ए एग्री हुआ किसके लिए जी, अपनी कार बेचने के लिए 30 लाख रुपए में। ठीक है, नाउ बी प्रॉमिस टू पे सच अमाउंट इज कंसीडरेशन। ठीक है, जो बी ने वादा किया कि यार मैं ये पेमेंट पे करूंगी, ठीक है, वो कंसीडरेशन होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरेशन की अगर बात करें, कंसीडरेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द कंसीडरेशन अवॉइड। जो भी एग्रीमेंट कंसीडरेशन को सपोर्ट नहीं करता वो अवॉइड हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ए प्रोमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव ₹10,000 टू बी। ठीक है, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तो आपको 10,000 दूंगा, पर कोई प्रॉमिस नहीं था, ना अलावा मैन्युफैक्चरिंग देगा, कोई ऐसे आगे एक्सेप्शंस भी इसके हम देखेंगे। दिस इज़ वाइड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट वाइड हो गया क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं थी। अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे ना, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर। पास्ट में वो है कि यार क्रिएशन से पहले ही अगर आपने पैसे दे दिए, अभी तक वो क्रिएशन हुआ ही नहीं, आपने पहले से पैसे या कोई चीज़ दे दी है। प्रेजेंट में ये है कि एट द टाइम ऑफ, आप उसी टाइम पे जब एग्रीमेंट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे आप दे दें। ठीक है, और फ्यूचर में कि मैं, अच्छा यार अभी एग्रीमेंट हो जाए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। ठीक है, ये चीज़ है। एसेंशियल्स अगर हम बात करें, कंसिडरेशन शुड बी गिवन बाय प्रोमिजी। जो प्रोमिजी है, ठीक है, जो जिसको दिया जा रहा है, जो जिसने एक जो प्रोमिजी है उसको देना है, इट शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ये डिज़ायर होना चाहिए किसका, प्रोमिसर का। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, फ्यूचर। इट मे बी कंसिस्टेड ऑफ एक्ट और मनी। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ एक्ट, ये कोई एक्ट भी हो सकता है कि यार अच्छा अगर आप मेरे साथ ये करेंगे ना, ठीक है, तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। ठीक है, ये भी एक कंसिडरेशन में आ जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। ठीक है, मनी। अच्छा, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ रही हैं। ठीक है, अब ये पेपर में बेसिकली क्वेश्चन एक्सेप्शंस का आता है कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। इट इज़ फैक्ट दैट विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट जो है वो वाइड होगा, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले लव एंड अफेक्शन। ठीक है, आप किसी से प्यार मोहब्बत में अगर आप उसे कोई चीज़ अगर दे देते हैं, ठीक है, तब भी कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, आप उसे लिखवाते हैं। एक फादर ने अपने बच्चे को ना लव एंड अफेक्शन की बेसिस के ऊपर 10,000 रुपये दिए और उसका रजिस्टर्ड करवाना, ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, ये नहीं कि वैसे भी अगर पैसे दे देंगे तो वो भी कंसिडर। ठीक है, तो इसमें अगर राइटिंग और रजिस्टर करवाता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है।
सकता है क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूशन बेशक ना हो फिर भी लव एंड अफेक्शन है। वॉलंटरी सर्विस, अगर कोई बंदे ने देखें इन केस ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन अगर दी जाए, ए फाइंड्स अ पर्स, ठीक है, ए ने बी का फाइन जो है वो पर्स मिल गया उसे, ठीक है, और बी ने ना मतलब उसको वापस कर दिया, उसने बी उसको पर्स मिला और उसने वापस कर दिया। बी ने अब क्या किया, बी कहता है कि चलो मैं इसे ना 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो अब ये भी था ना वॉलंटरी सर्विस के हिसाब से अगर उसने वो देना चाहते हैं और रजिस्टर करवाती है तो कोई इसमें इशू नहीं है, ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बेशक उसमें अब टाइम बैरिड डेबिट वेन एन एग्रीमेंट इज इन विच अ प्रॉमिस इज मेड इन राइटिंग, ठीक है, प्रॉमिस राइटिंग और साइंड हो, ठीक है, बाय द पर्सन टू पे अ डेप्ट, ठीक है, वो पे अगर डेप्ट करेगा, अच्छा यार कि ये एग्रीमेंट हमारे दरमियान हो रहा है तो मुझे ये पैसे इतने इतने में दो, मतलब 10 तारीख को तो मुझे ये पैसे दोगे, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में भी कंसिडरेशन नहीं है तो इसमें ज़रूरी ये एक एग्रीमेंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कंपनसेशन, इन केस ऑफ कंपनसेशन इफ एनी पर्सन एग्रीज टू कंपनसेट समवन एल्स, ठीक है, अगर आप कंपनसेट करना, आप कहते हैं अच्छा यार मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा, ठीक है, तो आप उसका कर्जा अगर उतार रहे हैं तो उसका आपको तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया, अच्छा यार तो मैं इस तरह करता हूँ तो मेरा ना मतलब मैं तुम्हारा कर्जा उतार देता हूँ, तो वो कहेगा अच्छा यार एग्रीमेंट कर लो ना मेरे साथ कि तुम मेरा कर्जा उतार दोगे, आप उसका एग्रीमेंट कर लेते हैं जी मैंने आपका कर्जा उतार दूंगा। अब इसमें कंसिडरेशन कहीं भी नहीं थी पर फिर भी ये वैलिड हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, अब किसी बंदे ने कोई पार्टी के दोनों में आपस में हुआ था, ठीक है, मुआहदा हुआ था, उन्होंने कहा जी हमें एक्सटेंशन टाइम चाहिए, उन्होंने फिर एक एग्रीमेंट किया एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, उसमें भी आप कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए कंसिडरेशन तो कोई नहीं थी ना, तब भी वो एक वैलिड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अगर कोई एजेंसी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी कोई कंसिडरेशन ना हो तो ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ज़रूरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड इन द फॉर्म ऑफ डीड, ठीक है, किसी डीड की जो कोई पार्टनरशिप डीड वगैरह हो या कोई ऐसा मतलब डीड वगैरह के हो जिस अंडर सील ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो इज़ अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, ये वैलिड हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे अनलॉफुल कंसिडरेशन की बात करेंगे। अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, एन एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ओनली इफ दैट मेज इन लॉफुल, अगर वो एग्रीमेंट आपको इन्फोर्सेबल तब होगा जब किसमें क्या होगा जी, जब उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होगी और जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी लॉफुल होगा। अब केसेस हो गए अनलॉफुल कंसिडरेशन में, कहाँ पे किस केस में कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाती है। इन इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज प्रोहिबिटेड, अगर ऐसा जैसे चर्च के बारे में कोई बंदा एग्रीमेंट कर रहा है तो वहीं पे क्या कंसिडरेशन हो जाएगी, ठीक है। इफ द फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कोई इमोरल ऐसी चीज़ है जो बेच रहा है या मतलब कोई ऐसी चीज़ में हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इज़ अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अब यहाँ पे कोई बंदा शराब का करना शुरू कर दे मुस्लिम कम्युनिटी में तो वहाँ पर नहीं हो सकता ना। इफ द ऑब्जेक्ट कॉज इंजरी टू पर्सन, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है जिससे हो रहा है, जैसे गन के बारे में कोई लोग करते हैं, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर चलें वो तो लाइसेंस है तो वो एक और इशू है, ठीक है, अगर बंदा ट्रेड करता है तो कोई इशू नहीं, पर अगर वो कोई ऐसा कर रहा है देखें तो वो इसमें फिर ऑब्जेक्ट कॉज इंजरी, ठीक है, एक पर्सन को इंजरी दे सकता है, किसी की प्रॉपर्टी को इंजर कर सकता है, ठीक है, तो इस वजह से भी फिर ये भी हो सकता है, इसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये सारा कुछ मतलब ओवरऑल कंसिडरेशन के बारे में हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।